नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्योरीज़ के बारे में। और इस पूरी वीडियो में हम ये जो आपके सामने 6 थ्योरीज़ दिख रही हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, वो हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 इसलिए लिखा हुआ है इसमें क्योंकि हम ऐसे डिटेल में डिस्कस करेंगे ना तो बहुत लंबी हो जाएगी एक वीडियो, तो इस वजह से 2 वीडियोज़ में आएंगी ये थ्योरीज। सबसे पहली वीडियो जो ये वाली वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे एजेंसी थ्योरी, स्टूवर्डशिप थ्योरी एंड स्टेक होल्डर थ्योरी। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी पार्ट 2, उसमें हम रिसोर्स डिपेंडेंस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड पॉलिटिकल थ्योरी डिस्कस करेंगे। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ कवर करने की कोशिश करेंगे, तो लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। सबसे पहले देखते हैं क्या होता है कॉन्सेप्ट। इससे पहले एक वीडियो आई थी मेरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर ही, जिसमें मैंने ऐसे बेसिक ओवरव्यू कवर किया था उसका। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, पहले पढ़ने से पहले ना मैं आपको सिंपल टर्म्स में समझा देता हूँ। किसी भी कंपनी में है ना, अच्छे से काम हो, सब कुछ ठीक ढंग से हो, वो चीज़ देख रेख करने के लिए ही एक टर्म बनाई गई है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर्स टू द फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, रिलेशनशिप्स, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस विद इन एंड बाय विच अथॉरिटी इज एक्सरसाइज्ड एंड कंट्रोल्ड इन कॉर्पोरेशंस। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब यही है कि जो भी कॉर्पोरेशंस होती हैं, कंपनीज होती हैं, उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं कि काम कैसे होगा, किस ढंग से होगा, वो सारी चीज़ों को ही कंट्रोल करना और एक्सरसाइज करना कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है। It encompasses the mechanism by which companies and those in control are held accountable. Corporate governance हमें ये बताता है कि किस काम को करने के लिए कौन accountable है। Alright. Corporate governance influences how objectives of the company are set and achieved, how risk is monitored and assessed, and how performance is optimized. ठीक है, इस सब को पढ़ के आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको सिंपल टर्म्स में बताया था कि कंपनी में कुछ भी गलत ना हो, उस चीज़ को देख रेख करने के लिए ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बनाया जाता है। ठीक है, कोई भी कंपनी बोलती है ना कि हाँ भाई हमारे ऑफिस में गवर्नेंस है किसी भी चीज़ को करने के लिए, मतलब किसी भी चीज़ को सही ढंग से करने के लिए उनके पास एक गवर्नेंस मैकेनिज्म है। ऑलराइट, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्योरीज़ में कौन कौन सी 6 थ्योरीज़ होती हैं? एजेंसी थ्योरी, स्टूवर्डशिप थ्योरी, स्टेक होल्डर थ्योरी, रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, इन थ्योरीज़ को मैं ऐसे बेसिक बता दूंगा सबका। यहाँ पे है ना, ये आप मान लो एक छोटा सा फर्रा है आपका, फर्रा बोलते हैं कुछ लोग, चिट बोलते हैं, है ना। तो आप ये छोटी सी एक चिट है जिसमें आपको पता चल जाएगा कि सारी थ्योरीज़ का मतलब क्या है। ठीक है, सबसे पहला है एजेंसी थ्योरी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एजेंसी थ्योरी ये कहती है कि अगर किसी भी कंपनी में एजेंसी प्रॉब्लम होती है तो कंपनीज उसको कैसे हैंडल करेंगी। एजेंसी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? किसी भी कंपनी में 2 तरीके के रिलेशनशिप देखे जाते हैं सबसे ज़्यादा। जो कंपनी के मैनेजर्स होते हैं उनको हम एजेंट्स बोलते हैं, और कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स होंगे या ओनर्स होंगे जिनको हम प्रिंसिपल्स बोलते हैं। तो एजेंट्स और प्रिंसिपल्स के बीच में अगर कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि एजेंट कुछ और बात बोल रहा है, प्रिंसिपल कुछ और बात बोल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एजेंसी प्रॉब्लम। उस चीज़ को ठीक करने के लिए होती है एजेंसी थ्योरी, या एजेंसी थ्योरी में बताया जाता है कि कैसे एजेंसी प्रॉब्लम को ठीक किया जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले सकते हो एजेंसी थ्योरी का कि मैनेजर्स, जैसे कोई भी प्रॉफिट हो रहा है कंपनी में, तो कंपनी के कुछ मैनेजर्स होंगे ना, वो बोलेंगे भाई हमारा प्रॉफिट में से ना बोनस होना चाहिए, हमारी जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, और फैंसी ऑफिसेज बनाएंगे, फैंसी कंप्यूटर्स लगाएंगे, ये मैनेजर्स बोलेंगे। लेकिन शेयर होल्डर क्या बोलेगा? शेयर होल्डर को कंपनी में थोड़ा काम करना है। शेयर होल्डर ये बोलेगा भैया हमें डिविडेंड चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट्स में से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो इसको सही करने के लिए ये थ्योरी क्या बोलती है कि भाई इस कॉन्फ्लिक्ट को सही करने के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होने चाहिए मैनेजर्स के लिए, कि जितना अच्छा वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनके इंसेंटिव्स हों, मॉनिटरिंग हो और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हो। ठीक है, ताकि ये चीज़ ट्रांसपेरेंट रहे कि कौन सा कितना प्रॉफिट का हिस्सा कहाँ जा रहा है, और कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है दोनों के बीच में। शॉर्ट में समझा रहा हूँ, आगे डिटेल में भी होगी इस पर बातचीत। ऑलराइट, फिर आता है स्टूवर्डशिप थ्योरी। स्टूवर्ड का मतलब क्या होता है? मतलब एक ऐसा कोई बंदा ना जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे कि मान लो कि घर का कोई बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको पता होता है कि उसको क्या काम करना है और क्या सही है उसके लिए। स्टूवर्डशिप थ्योरी बोलती है कि किसी भी कंपनी में जो भी मैनेजर्स होंगे, अगर उन पे ऐसे ध्यान ना रखा जाए, हमेशा मैनेजर्स पे ध्यान रखना ज़रूरी नहीं है, तो वो कंपनी के भले के लिए ही सोचेंगे, वो ट्रस्टवर्दी स्टूवर्ड्स होंगे कंपनी के। ये बोलती है स्टूवर्डशिप थ्योरी। और जो मैनेजर्स होंगे वो शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करेंगे,
क्योंकि जो काम वो कर रहे हैं उनसे उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है मैनेजर्स को, ठीक है। तो वो अपने ऐसे लालची नहीं बनेंगे, अपने हित के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे, कंपनी के शेयर होल्डर्स के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। वो होता है स्टूवर्डशिप थ्योरी। जैसे कि मान लो कोई भी मैनेजर है किसी कंपनी में, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचता है कि भाई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बनाएं, लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द कंपनी के बारे में सोचें, क्योंकि उनका ऐसे पैशन है एथिकल स्टैंडर्ड्स के लिए और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैनेजर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। वो ऐसे पर्सनल गेन के प्रति ज़्यादा नहीं भागेंगे कि हाँ भाई हमें पैसे चाहिए, हम तो बहुत ज़्यादा लालची हैं, नहीं। वो जो भी डिसीजन लेंगे वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी होगा। ऑलराइट, ये बोलती है हमारी स्टूवर्डशिप थ्योरी। देखो अभी हमने सेकंड कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्योरीज पढ़ते क्यों हैं। इससे आपको ये पता चल जाता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे इंप्लीमेंट होती है किसी भी कंपनी में, किस किस तरीके से इंप्लीमेंट हो सकती है, कैसे कंपनीज फॉलो करती हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सबसे पहला हो गया एजेंसी थ्योरी, कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है शेयर होल्डर्स और मैनेजर्स के बीच में, तो कैसे कंपनी उस चीज़ को टैकल करती है। कंपनीज बोलती है भाई हमारे मैनेजर्स जो हैं स्टूवर्डशिप थ्योरी के अकॉर्डिंग वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी के बारे में ही डिसीजन लेते हैं, हमेशा वो कंपनी के बारे में ही सोचते हैं, तो वो स्टूवर्डशिप थ्योरी बोलती है। उसके बाद आता है स्टेक होल्डर थ्योरी। अब भाई ऊपर की दोनों थ्योरी में आप शेयर होल्डर तो कर रहे हो, लेकिन कंपनीज के क्या बस शेयर होल्डर्स ही होते हैं? नहीं, कंपनीज के स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। स्टेक होल्डर्स में आपके आ गए कस्टमर आ गए, आपकी कम्युनिटी आ गई, एनवायरनमेंट आ गया, एम्प्लॉयज़ आ गए, ठीक है। तो बस शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट के बारे में मत सोचो, अपनी एम्प्लॉयज़ के वेलबींग के बारे में सोचो, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में सोचो, कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी सोचो, एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वो बोलती है स्टेक होल्डर थ्योरी, कि स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उन पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए कंपनी का। ऑलराइट, उसके बाद फोर्थ थ्योरी होती है रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी। रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी का मतलब हो गया कि जो भी डायरेक्टर्स कंपनी हायर करेगी, वो डायरेक्टर्स पहले से भी तो कुछ ऐसे कैपेबिलिटीज़ या जो भी डिसीजन मेकिंग पावर्स होंगे उन डायरेक्टर्स की, ठीक है। जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी हायर कर रही है, वो डायरेक्टर्स भी अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे बेसिकली, और ऐसे एक्सटर्नल रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे, कंपनी की सक्सेस के प्रति ध्यान देंगे। एक एग्जांपल लो कि मान लो कोई कंपनी इंटरनेशनल मार्केट्स में जाने की सोच रही है। अभी उसने डोमेस्टिक बिजनेस कर लिया, अब वो सोच रही है इंटरनेशनल चलते हैं, भाई क्या दिक्कत है। तो न्यू बोर्ड डायरेक्टर हायर करेगा वो कंपनी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले से उसके पास एक्सपीरियंस होगा और उसके मतलब ग्लोबल ट्रेड इंडस्ट्री में कनेक्शंस होंगे पहले से, ठीक है, ताकि वो हेल्प कर पाए कंपनी को इंटरनेशनल बाउंड्रीज में जाने के लिए। तो ये बताया गया है रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी में कि जो भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रिसोर्स होते हैं कंपनी के। फिफ्थ होता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी। कोई भी डिसीजन लेने से पहले कंपनी उसके कॉस्ट देखेगी कि कितना आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग रहा है, कॉस्ट ऑफ नेगोशिएशन क्या लग रहा है, मॉनिटरिंग क्या लग रहा है, एनफोर्सिंग एग्रीमेंट्स क्या लग रहा है, और जो भी बेस्ट होगा वो डिसाइड करेगी कंपनी, ठीक है। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लो, किसी कंपनी को एक मार्केटिंग कैंपेन बनाना है किसी भी चीज़ का, किसी एक प्रोडक्ट का मार्केटिंग कैंपेन, तो या तो वो मार्केटिंग कैंपेन खुद लोग हायर करके अपने कंपनी में कर सकती है, या आउटसोर्स करती है कि किसी एक्सटर्नल मार्केटिंग एजेंसी को बोल देगी भाई आप इस प्रोडक्ट का ना मार्केटिंग कैंपेन बना दो, ठीक है। तो ये डिसीजन कैसे लेगी वो, कि इंटरनली करना है कि आउटसोर्स करना है। भाई कॉस्ट देखेगी, वो नेगोशिएशन की कॉस्ट देखेगी, मॉनिटरिंग की कॉस्ट देखेगी, है ना। जो भी चीपर होगा और ईजियर होगा उस चीज़ को वो एम्प्लॉय करेगी, और बेस्ट होना चाहिए। चीप एंड बेस्ट डिसीजन यहाँ पे लिए जाते हैं ताकि ओवरऑल कॉस्ट मिनिमाइज हो सके और प्रोसेस जो है एफिशिएंट हो सके, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी। फिर आता है पॉलिटिकल थ्योरी। अब भाई जैसे कि आपने सुना होगा ना कि ऐसे बीजेपी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है बिग बिजनेसमैन्स का, जो भी अडानी हो गए, अंबानी हो गए, इनका। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिलेशंस में आता है कि कंपनी पॉलिटिकल रिलेशंस भी बनाएगी ताकि कल को कुछ काम पड़ता है तो वो इजीली हो जाए। और पॉलिटिकल थ्योरी ये बताते हैं कि कैसे कंपनीज को पॉलिसी मेकर्स जो भी हैं उनके साथ एंगेज करना है ताकि उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस बनाई जा सकें। फॉर एग्जांपल आप मान सकते हो कि कंपनी एक सोच रही है कि एक नई फैक्ट्री लगानी है, उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, बहुत ज़्यादा ऐसे एफर्ट्स लगाएगी, लोकल पॉलिटिशियन से बातचीत करेगी, गवर्नमेंट ऑफिशियल से बातचीत करेगी, बहुत मीटिंग्स वगैरह करेगी, ठीक है, ताकि वो उसके जो डिसीजन होगा गवर्नमेंट का वो उस प्रोजेक्ट के फेवर में आ सके। तो यही थी कुछ 6 कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्योरीज, ठीक है। इन शॉर्ट में मैंने आपको बताया था, आप चाहो तो बस इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये इनफ होगा आपके लिए रिवाइज करने के लिए, अगर लेटर ऑन आप रिवाइज करते हो तो। आगे जाके हम इसको डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, तभी ये वीडियो ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड है।
शॉर्ट में बता देता हूँ एक बार और। एजेंसी थ्योरी का मतलब हो गया जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं मैनेजर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में, उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है। स्टूवर्डशिप का मतलब हो गया जो भी मैनेजर्स हैं कंपनी के हित में ही डिसीजन लेंगे जब भी लेंगे। स्टेक होल्डर थ्योरी का मतलब हो गया कि बस शेयर होल्डर्स पे ध्यान मत दो, शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट मत बढ़ाओ, बाकी एम्प्लॉय के वेलबींग पे, कम्युनिटी पे, एनवायरनमेंट पे क्या क्या असर पड़ेगा पूरा स्टेक होल्डर आप लेके चलो कि सब पे अच्छा इंपैक्ट पड़े। रिसोर्स डिपेंडेंस थ्योरी बोलती है जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल रिसोर्स होंगे किसी भी कंपनी के लिए, क्योंकि उनके पास भी कुछ कैपेबिलिटीज़ होंगी, कुछ ना कुछ वो अच्छा ही करेंगे। ऐसे बहुत ज़्यादा केपेबल आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखने होते हैं कंपनीज में। फिफ्थ थ्योरी बोलती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी कि कंपनी कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसके पीछे की जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, मॉनिटरिंग, नेगोशिएटिंग, या जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें देखेगी, उसके बाद ही वो डिसीजन लेगी जो कंपनी के हित में होगा और जिसमें कॉस्ट सबसे ज़्यादा मिनिमम होगी। और सिक्स होता है पॉलिटिकल थ्योरी कि पॉलिटिक्स वगैरह में भी आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा कि आपको कैसे बातचीत करनी है पॉलिसी मेकर से, कैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल से बातचीत करनी है, ठीक है, कैसे नेताओं के साथ उठना बैठना रखना है, वो सारी चीज़ें हैं। आइए वन बाय वन पढ़ लेते हैं इसको। सबसे पहला आता है हमारा एजेंसी थ्योरी। एजेंसी थ्योरी में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल का मतलब जो डेलीगेट करता है अथॉरिटी को कि हाँ भाई मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं डेलीगेट करूँगा। एजेंट का मतलब होता है जो टास्क को पूरा करता है प्रिंसिपल के बिहाफ पे, जो भी टास्क हैं वो सारे पूरे करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो आपका घर है, आप होम ओनर हो, आपका एजेंट हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि भाई मेरा घर रेनोवेट कर दे या मेरा किचन रेनोवेट कर दे, लेकिन आपने अगर कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दे दिया भाई किचन रेनोवेट करने का और भूल गए बस, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या पता चीप मटेरियल लगा दे उसमें ताकि कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाए। तो यहाँ पे ये एजेंसी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कि प्रिंसिपल ने अगर कुछ काम दिया है भरोसा करके तो एजेंट को अपनी समझदारी से उसको काम करना चाहिए, ऐसे अपने प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। एक और एग्जांपल ले सकते हो आप, कार ओनर हो, आप मैकेनिक के पास गए कि हाँ भाई मेरी कार में ये दिक्कत आ रही है, मैकेनिक ने 4 प्रॉब्लम और गिना दी आपको कि हाँ भाई आपकी कार में ये भी दिक्कत है, वो भी दिक्कत है, ये भी करा लो, वो भी करा लो। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे मैकेनिक ग्रीडी हो रहा है बहुत ज़्यादा कि हाँ भाई मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे वैसे मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे एग्जैजुरेट करके बता रहा है वो आपको प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे भी एजेंसी प्रॉब्लम हो सकती है। और इस थ्योरी के हिसाब से देखा जाए तो शेयर होल्डर्स होते हैं जो कि प्रिंसिपल्स होते हैं कंपनी के, ओनर्स होते हैं कंपनी के, और जो मैनेजर्स होते हैं जो कंपनी में काम कर रहे हैं, जो ऑपरेशंस को देखभाल कर रहे हैं, वो होते हैं एजेंट। तो शेयर होल्डर्स कुछ भी अगर भरोसा कर रहे हैं उस कंपनी पे, उस कंपनी के मैनेजर्स पे, तो ये मैनेजर्स का उत्तरदायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सही डिसीजन ले, कंपनी के हित में डिसीजन ले, ठीक है, ताकि एजेंसी प्रॉब्लम अराइज ना हो। अब मैनेजर ही कल को बोलेंगे कि कंपनी का जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उसका एक हिस्सा हमारी सैलरी में बढ़ना चाहिए, हमें बोनसेस मिलने चाहिए, हमें ऐसे अच्छा सा ऑफिस एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। तो शेयर होल्डर्स भाई पैसा लगा रहे हैं, उनको भी तो कुछ चाहिए ना इन रिटर्न, तो उनको भी डिविडेंड चाहिए। तो कंपनी ये चीज़ अच्छे से डिसाइड करे कि कितना डिविडेंड में रखना है, कितना इंटरनल ऑपरेशंस पे इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे एजेंसी थ्योरी में क्या होता है कि ये एक रिलेशनशिप देखता है, वन पार्टी डेलीगेट्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी और कंट्रोल टू अदर, ठीक है। जो भी शेयर होल्डर्स हैं वो डेलीगेट कर रहे हैं कंट्रोल एजेंट्स के हाथ में, मैनेजर्स के हाथ में। यहाँ पे एजेंसी प्रॉब्लम होती है जैसे कि मैंने बताया था, अराइज ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड एजेंट्स प्राइमरीली बिकॉज देयर गोल्स एंड रिस्क प्रेफरेंस ऑफन डिफर, ठीक है। एक बंदा कुछ और सोच रहा है, दूसरा बंदा कुछ और सोच रहा है। इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री कैसे हो सकती है? Agents typically possess more detailed knowledge about actions and outcomes than principals, which can lead to principal not fully understanding or controlling the agent's action. बिल्कुल सही बात है। जैसे कि आप कार ओनर हो, आप मैकेनिक के पास लेके गए तो मैकेनिक को उसके बारे में डिटेल्स पता है कि क्या खराबी हुई है, वो कैसे ठीक कर सकता है। लेकिन अगर वही एग्जैजुरेट करके बताएगा तो आप कार ओनर, आपको क्या पता है कि क्या क्या चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, है ना। तो आप तो यकीन कर ही लोगे। ऐसे ही किसी कंपनी के मैनेजर्स होते हैं, उनको इंटरनल ऑपरेशंस के बारे में पता है, लेकिन शेयर होल्डर्स जो बाहर से बैठ के पैसा लगा रहे हैं उनको नहीं पता है। तो ये कंपनी का उत्तरदायित्व बनना चाहिए कि वहाँ पे वो ट्रांसपेरेंसी रखें और शेयर होल्डर्स के हित में ही वो डिसीजन ले। Agents might have a preference for different level of risk compared to principals, leading to decisions that do not align with the principal best interest. तो एजेंट्स कई बार ऐसे प्रेफरेंस दे देंगे कि भाई हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए और प्रिंसिपल के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं होता है मोस्टली वो। जैसे कि रीसेंट एग्जांपल था अदानी का, जैसे कि आपने सुना भी होगा 2023 जनवरी में हिडनबर्ग की एक रिसर्च पब्लिश हुई थी जिसमें बोला गया था कि अडानी ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा स्टॉक मैनिपुलेशन कर रहा है, अकाउंटिंग फ्रॉड कर रहा है। और इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो भी ये फाइंडिंग्स आई थी हिडनबर्ग के रिसर्च में या रिपोर्ट में,
उसमें अडानी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका शेयर बहुत गिर गया था, 50% तक उसका जो मार्केट वैल्यू है वो गिर गई थी एक दिन में ही। तो ये चीज़ थी एजेंसी प्रॉब्लम कि कंपनीज जो है अपने हित में ही एक्शन ले रही थी, वो शेयर होल्डर्स के बारे में सोच ही नहीं रही थी, ऐसा हिडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट ने बोला था। ये एक एग्जाम्पल था एजेंसी थ्योरी का। सॉल्यूशन टू मिटिगेट एजेंसी प्रॉब्लम। एजेंसी प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हो? सबसे पहले भाई आप मॉनिटरिंग करने लग जाओ, जो भी ऑडिट्स वगैरह हो रहे हैं, जो भी आपकी परफॉर्मेंस रिव्यूज़ हैं, उन सबको मॉनिटर करो। ऑलराइट, आप करो, मतलब एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, इसका मतलब ये है, ताकि वो जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो। एक इंसेंटिव स्ट्रक्चर बनना चाहिए कि जो भी मैनेजर्स हैं किसी भी कंपनी में, वो बहुत ज़्यादा लालच ना दिखाएं, उनको इतना मिल जाए पहले से, जैसे कि मान लो परफॉर्मेंस लिंक कंपनसेशन होना चाहिए, उनके लिए स्टॉक ऑप्शंस होने चाहिए, बोनस होने चाहिए, ताकि वो ऐसे दूसरों का पैसा खाने की ना सोचें। स्ट्रॉन्ग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, तो किसी मैनेजर की ऐसे बस की थोड़ी ना होगी कि उनके नाक के नीचे से कुछ ऐसे बुरा कर दे शेयर होल्डर्स के लिए, या ऐसे कुछ फ्रॉड वगैरह में इन्वॉल्व हो जाए। फोर्थ सोल्यूशन इसका हो सकता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स एंड लीगल सिस्टम। एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए कि हाँ भाई, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको इन सारी चीज़ों में या इन सर्कमस्टांसेस में आना पड़ सकता है। ऑलराइट, या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको पहले से वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के जरिए। फिर आता है स्टूवर्डशिप थ्योरी। स्टूवर्डशिप थ्योरी, जैसे कि मैंने बताया था कि जो मैनेजर्स हैं वो स्टूवर्ड्स होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करते हैं किसी भी कंपनी में। स्टूवर्डशिप थ्योरी सजेस्ट दैट मैनेजर्स व्हेन लेफ्ट देयर ओन आर लाइकली टू एक्ट एज स्टूवर्ड्स रेदर देन एन सेल्फ सर्विंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, स्टूवर्ड्स होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दिस थ्योरी अज्यूम्स दैट मैनेजर्स इनहेरेंटली वांट टू डू गुड जॉब and will act in the best interest of the shareholders without the need for extensive monitoring or control mechanism। तो extensive monitoring की ज़रूरत नहीं होती है, हमेशा उनके ऊपर ऐसे प्रतिबंध लगा के नहीं रह सकते हो आप मैनेजर्स के ऊपर। अगर आप उनको छोड़ दोगे ना कि हाँ भाई आप अपने हिसाब से करो काम, तो वो अच्छा ही काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हो कि शेयर होल्डर्स जो हैं स्टूवर्ड्स पे क्या दिखाते हैं, ट्रस्ट दिखाते हैं, और मैनेजर इन रिटर्न क्या देते हैं शेयर होल्डर्स को, प्रोटेक्ट करते हैं, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। वो प्रॉमिस करते हैं कि भाई आपकी वेल्थ को हम मैक्सिमाइज करेंगे। जो भी काम कर रहे हैं तो वो स्टूवर्ड्स ही तो कर रहे हैं, वो मैनेजर्स ही तो कर रहे हैं। ठीक है, और क्यों करते हैं वो काम? क्योंकि उनके अंदर इंट्रिंसिक एंड एक्सटेंसिक मोटिवेशन होती है उनकी। ठीक है, इन रिटर्न शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? प्रॉफिट एंड रिटर्न्स मिलते हैं। Stewardship theory proposes that managers are motivated to act in best interest of the company, driven by intrinsic rewards such as pride in their work and ethical considerations। ठीक है, स्टूवर्डशिप थ्योरी यही बोलती है कि मैनेजर्स जो हैं वो पहले से मोटिवेटेड हैं कंपनी के इंटरेस्ट में डिसीजन लेने के लिए और काम करने के लिए, और उनके अपने कुछ मोटिवेशन है, जैसे कि प्राइड हो गया, एथिकल कंसिडरेशंस हो गई, कि वो बहुत ज़्यादा एथिक्स करते रहते हैं। It posits that managers' goals are naturally aligned with those of shareholders, aiming to maximize shareholders' value through their actions। तो मैनेजर्स को पहले से पता रहता है कि शेयर होल्डर्स को क्या चाहिए और उनकी वैल्यू को कैसे मैक्सिमाइज करना है, और उसके हिसाब से ही वो एक्शंस लेते हैं। The theory emphasizes trust over control, advocating for empowering managers with significant decision-making authority rather than imposing strict oversight। तो इस थ्योरी के हिसाब से यही बोला गया है कि भाई आप ट्रस्ट तो करके देखो एक बार मैनेजर्स के ऊपर अपने, हमेशा उनको ऐसे निगरानी में रखोगे, हमेशा उनको क्वेश्चंस करते रहोगे, तो वो ऐसे बुरा ही सोचेंगे शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, उन पर ट्रस्ट करो, उनको छोड़ दो, उनको लेने दो डिसीजन जो ले रहे हैं। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शुड बी फ्लैटर, एनेबलिंग क्विकर डिसीजन मेकिंग एंड अ ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर मैनेजर्स। तो मैनेजर्स को आप डिसीजन मेकिंग पावर्स दो, उनको बहुत ज़्यादा एम्पावर करो कि भाई आप खुद से अपने डिसीजन ले सकते हो, तभी मैनेजर्स खुल के काम कर पाएंगे। तो स्टूवर्डशिप थ्योरी ये बोलती है कि मैनेजर्स के ऊपर ट्रस्ट बना के रखो। यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हो कि TCS जो थी वो ऐसे, इसका एक केस आया था 2023 में, ब्राइब्स फॉर जॉब करके केस का नाम था। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। TCS, a major IT service firm in India, faced a significant scandal involving allegations of bribery within its hiring process. The scandal, often referred to as the bribes for jobs case, involved employees who accepted bribes from staffing firms to secure jobs placement for candidates। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, TCS के अंदर कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ थे
उन्होंने क्या किया, जो जॉब्स स्टाफिंग फॉर्म्स होती है ना, जैसे प्लेसमेंट एजेंसीज वगैरह होती है, उनसे पैसे वैसे ले लिए ताकि कैंडिडेट्स की प्लेसमेंट करवा पाएँ। तो कुछ इसमें एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे ब्राइबरी लेने में। 19 एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व थे, जिसमें से TCS ने 16 एम्प्लॉयज़ को उसी टाइम पे ऐसे टर्मिनेट कर दिया था। और जो भी इनके वेंडर्स थे, जो भी प्लेसमेंट एजेंसी था जिनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट था, उनके ऊपर बैन लगा दिया था कि TCS के साथ आप कोई भी बिज़नेस नहीं करोगे। और उन्होंने कुछ ऐसे गवर्नेंस मैकेनिज़्म को बढ़ाया था अपने, कि भाई आगे आने वाली चीज़ों में ये चीज़ें नहीं देखी जाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या आप स्टूवर्डशिप कहाँ देख सकते हो कि जो भी अगर कुछ चीज़ हुई है, कोई प्रॉब्लम, उसको ठीक करने के लिए मैनेजर्स का क्या एक्शंस था, ठीक है। मैनेजर ने क्या एक्शन लिए प्रॉम्प्टली और ट्रांसपेरेंटली सबको बताते हुए, ठीक है, कि जो भी एथिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर सही थे वो एक्शन लिए। तो वहाँ पे उन्होंने अपने आप को एक स्टूवर्ड साबित किया TCS के लिए, जो भी मैनेजर्स थे जिन्होंने ये एक्शन लिए हैं, TCS के जो मैनेजर्स हैं, ठीक है। ब्राइब जो ली है वो तो TCS के एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने ब्राइब ली है, ठीक है, वो मैनेजर्स नहीं थे। जो मैनेजर्स ने किया है वो एक्शन लिया है उन एम्प्लॉयज़ के ऊपर। ऑलराइट, लास्ट होता है स्टेक होल्डर थ्योरी। लास्ट नहीं है, मतलब इस वीडियो का लास्ट है ये, और बाकी 3 थ्योरीज आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। स्टेक होल्डर थ्योरी यही बोलती है कि भाई आप शेयर होल्डर से हट के सारे स्टेक होल्डर्स के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। और स्टेक होल्डर्स इंक्लूड एनीवन अफेक्टेड बाय द कंपनी एक्शन। स्टेक होल्डर्स को जो भी कंपनी के एक्शन से अफेक्ट होते हैं वो सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। एम्प्लॉय हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, कम्युनिटी मेंबर्स हो सकते हैं, और शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। तो बस शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट पे ध्यान मत दो, जैसे कि हमने उस पे एग्जांपल में भी देखा था कि कंपनीज जो है काम करती हैं शेयर होल्डर्स के लिए। नहीं भैया, आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ भी काम कर रहे हैं, उनके वेलबींग पे ध्यान दो। कस्टमर्स हैं आपके एम्प्लॉयज़ के, आपकी कंपनी के साथ अटैच्ड, तो उनके सेटिस्फैक्शन पे ध्यान दो। कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो चीज़ देखो, एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो चीज़ देखो। तो स्टेक होल्डर थ्योरी यही बोलती है। अब स्टेक होल्डर्स जो हैं 2 तरीके के हो सकते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर्स और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल में आगे आपके एम्प्लॉयज़, मैनेजर्स, बोर्ड मेंबर्स। एक्सटर्नल में आगे आपके सप्लायर, सोसाइटी, गवर्नमेंट, क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स एंड कस्टमर्स। तो आप देख पा रहे हो कि शेयर होल्डर इसका एक बस एक पार्ट है, ठीक है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर का। लेकिन आपको सारे स्टेक होल्डर्स पे ध्यान देना है कि जो भी आपके एक्शंस हैं वो सही हैं सारे स्टेक होल्डर्स के लिए। इसमें सबसे पहला होता है बोर्ड फोकस। Unlike traditional views that prioritize shareholders' interest, stakeholder theory argues that companies should also take into account the need and expectation of other groups such as employee, customers, suppliers, community members, and even the environment. ठीक है, तो बोर्ड का ये चीज़ फोकस होना चाहिए कि भाई ट्रेडिशनली आप देखते थे कि हाँ भाई शेयर होल्डर्स के लिए आप काम कर रहे हो, लेकिन अभी जो आपका फोकस होना चाहिए वो जो नीड और एक्सपेक्टेशन है बाकी स्टेक होल्डर्स की, उनके ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ ही तो आपके साथ काम कर रहे हैं। कस्टमर्स जो हैं आपकी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो, सप्लायर्स के लिए आप क्या कर रहे हो, कम्युनिटी मेम्बर्स के लिए और एनवायरनमेंट के लिए आप क्या कर रहे हो। म्यूचुअल बेनिफिट्स देखा जाता है इसमें। द थ्योरी सजेस्ट दैट अ कंपनी सक्सेस इन interlinked with the well-being of its stakeholders. By addressing the needs of these various groups, a company can build a sustainable and profitable business model. बिल्कुल सही बात है, अगर कंपनी को अपनी लॉन्ग टर्म सक्सेस देखनी है तो उसको अपने सारे स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना पड़ेगा। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है ये कंपनी की कि स्टेक होल्डर थ्योरी होल्ड्स दैट बिजनेस हैव एथिकल ऑब्लिगेशंस टू ऑल स्टेक होल्डर्स, मीनिंग दे शुड ऑपरेट इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर, ठीक है, नॉट एक्सप्लॉइटिंग और हार्मिंग एनी ग्रुप फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर। ठीक है, आप शेयर होल्डर्स के बेनिफिट के लिए बाकी सबको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो, सबको आपको ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा। सेम चीज़ रिपीट हो रही है, आई नो। बैलेंस डिसीजन मेकिंग होती है। मैनेजर्स आर एनकरेज टू कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ देयर डिसीजन ऑन ऑल स्टेक होल्डर्स, seeking solutions that balancing conflict interests and promote overall harmony and cooperation। ठीक है, तो अगर किसी भी ऐसे डिसीजन में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि भाई आप ज़्यादा कर रहे हो शेयर होल्डर्स के लिए और बाकी पार्टियों के लिए आप कम कर रहे हो, तो वहाँ पे मैनेजर्स का रोल आता है कि उनको ऐसे बैलेंस डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है ताकि सबके लिए आप इक्वल डिसीजन ले सको, और ये इंश्योर करता है कि आपकी कंपनी की लॉन्ग टर्म सक्सेस हो रही है। ठीक है, बाय मेंटेनिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद ऑल स्टेक होल्डर्स, कंपनी एनहांसेस देयर रेपुटेशन, इंश्योर लॉयल्टी एंड बिल्ड अ स्टेबल एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द कंपनी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हम यही सारी चीज़ें तो देख रहे हैं कि कंपनी कैसे अच्छा काम कर रही है, क्या गवर्नेंस है कंपनी में। तो स्टेक होल्डर थ्योरी हमें यही बताती है कि गवर्नेंस के मुताबिक बस आप शेयर होल्डर्स पे ध्यान नहीं दे सकते हो, जो आपकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जो कस्टमर्स हैं और बाकी जो सप्लायर्स वगैरह हैं, उनके लिए भी आपको करना पड़ेगा कुछ अच्छा। एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव।
रिलायंस इंडस्ट्री ने 3-4 इनिशिएटिव निकाले थे सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए, ठीक है। सबसे पहला था रिन्यूएबल एनर्जी, कि वो सोलार वगैरह में, विंड पावर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा ताकि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो भी वो कर रहा है उसको रिड्यूस कर सके। कम्युनिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स वगैरह लाएगा, जैसे कि एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, रूरल डेवलपमेंट में बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आया था, ठीक है, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ सके जो भी लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनकी। एम्प्लॉयज़ के लिए उन्होंने ऐसे हेल्थ, वेलनेस और प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेके आए थे। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने ऐसे स्टेक होल्डर्स पे ध्यान दिया, ना केवल शेयर होल्डर्स पे ध्यान दिया, ठीक है। हाँ, माना आपको शेयर होल्डर से पैसे मिलते हैं, ठीक है, लेकिन आपको स्टेक होल्डर्स जो हैं वो आप काम करके दे रहे हैं ना, उनके बिना आपका बिजनेस कुछ भी नहीं है, तो उन पे भी आपको ध्यान देना पड़ता है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आ गई होंगी 6 की 6 थ्योरीज, और 3 जो हमने डिटेल में डिस्कस करी, एजेंसी थ्योरी, स्टूवर्डशिप थ्योरी एंड स्टेक होल्डर थ्योरी, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम बाकी की 3 जो बची हुई थ्योरीज हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, और वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वो सेकंड वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।